हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस की जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित, उसमें जो क्लास नंबर 19 को आज पढ़ेंगे। ठीक है। और ये आपकी 7th क्लास की एससीईआरटी की बुक है। ठीक है। इसमें हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक है स्थिर विद्युत और दूसरा है जल। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, स्थिर विद्युत और जल। ठीक है। इन्हीं दोनों चैप्टर को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये जो आपकी 6 to 8 जो आपकी एससीईआरटी है, ये मैं 5 अप्रैल तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो ये आपकी जो मैंने वादा किया है उतने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक वीडियो और है 7th क्लास की। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो 7th क्लास की होगी, वो आज शाम को आपको मिल जाएगी। आपका 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका सिर्फ 8th क्लास की बुक बचेगी। उसमें आपके लगभग 9 वीडियो लगभग बनेंगी, आपकी 9 वीडियो बनेंगी और 4 दिन हमारे पास हैं। ठीक है। तो एक दिन हम 3 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और बाकी दिनों में हम लोग 2-2 पढ़ेंगे, तब भी हमारी 9 वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी 5 अप्रैल तक। ठीक है। तो ये वादा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपसे किया था। दूसरा है मैथमेटिक्स। मैंने कहा था, मैंने कि ये नहीं कहा था कि मैथमेटिक्स में कि मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि मार्च के लास्ट तक मैं अपनी मैथ्स भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। वादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा था। यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने कहा था, वो बात पूरी नहीं हो पाई है किसी कारणवश। ठीक है। तो ये भी आपकी 5 अप्रैल तक मैं कोशिश करूँगा इसको भी कंप्लीट करने का। 5 अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम अब चैप्टर बचे हैं, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि समांतर रेखा है, वृत्त और ये सारे हैं। तो इसके अलावा माध्य माध्यिका बहुलक है। ठीक है। कार्तीय तल है। तो 4-5-6 तक आपके चैप्टर हैं जो आपके बचे हैं सिर्फ। ठीक है। तो उसको भी मैं 5 से 6 तारीख तक उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। और आज आपको 2 साइंस की यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी पूरे दिन में। एक अभी मिल जाएगी, एक शाम को, और 2 आपको मैथ्स की भी आज मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के जो लेसन है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो स्थिर विद्युत इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया। जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थित रहता है, अर्थात गति नहीं करता है, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। ये स्थिर विद्युत आवेश से संबंधित था। कुछ और भी जाने। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया था कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है। तो ये किसने बताया था? विलियम गिलबर्ट ने। क्या बताया था? विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ये बताया था विलियम गिलबर्ट ने। फिर ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों, तिनकों तथा सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये किसने पता लगाया था? ये दार्शनिक थे ग्रीस के, जिनका नाम था थेल्स। ठीक है। आगे देखते हैं। यूनानी भाषा में एम्बर, एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अतः थेल्स ने इस शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक विद्युत रखा। तो इस इलेक्ट्रिक विद्युत नाम किसने दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिया है थेल्स ने। ठीक है। और एम्बर का यूनानी भाषा में जो शब्द है एम्बर, उसको क्या, उसको उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यह पूछ दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो वो होगा एम्बर। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आवेशों का प्रकार। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण इस प्रकार किया था। ठीक है। किसने किया था? आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश जो होता है वो होता है धन आवेश। ठीक, धन आवेश कहलाता है। और अंबर अथवा एबोनाइट को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर अंबर अथवा एबोनाइट में उत्पन्न आवेश जो होता है वो ऋण आवेश कहलाता है। ठीक है। ये इस आवेशों का नामकरण किसने किया था? इसमें एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि आवेशों का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में। ठीक। आगे देखते हैं। साधारण विद्युत दर्शी, सुचालक विद्युत चालक व कुचालक विद्युत रोधी। मतलब सुचालक जो होता है उसको विद्युत चालक कहते हैं और कुचालक उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है। विद्युत चालक, ये देखिए, विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता रहता है, तो ये क्या होते हैं? विद्युत चालक। ठीक। और वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रभावित नहीं होता, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है। तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब देखिए कि जैसे जितने भी आपके जैसे लोहा है, इसमें आपका
विद्युत प्रवाह होता है, जल है इसमें प्रवाह होता है, तो इनमें प्रवाहित होता है। इसीलिए इनमें अगर लोहे की कोई चीज़ है, आप अगर उसको करंट में लगाएंगे तो आपको भी करंट लगेगा, क्योंकि उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे अब यहाँ पे देखिए, धातु के तार के स्थान पे प्लास्टिक रबड़, अब धातु का तार होता है तो वो उसमें करंट प्रवाह मतलब आपका विद्युत का आवेश प्रवाह होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक रबड़ लकड़ी या थर्माकोल से की कोई चीज़ ले, उसमें क्या होगा, उसमें आपका विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब आकाशीय विद्युत तड़ित, ये क्या होता है? वर्षा काल में हम अक्सर आकाश में बिजली को चमकते हुए देखते हैं, बादलों की गर्जना भी सुनते हैं। आपने यहाँ भी सुना होगा, वर्षा के समय समय किसी मकान पर अथवा किसी पेड़ आदि पर बिजली गिर जाती है। ठीक है, तो यही क्या होती है, आकाशीय विद्युत, या इसको तड़ित कहते हैं। ठीक है। आकाशीय बिजली बिजली विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन 1952 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो किसने किया था आकाशीय बिजली का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक। अब तड़ित आघात क्या होता है? कभी कभी बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय, लगभग 0.1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, कितने समय में? 0.1 सेकंड में हो जाता है। विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप एकाएक अत्यधिक बढ़ जाता है। बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है। प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित चमक के स्थान पर ताप 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है, तो उस मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी में जाता है, तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है, या बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं। इन घटनाओं को तड़ित आघात कहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि लोग काफ़ी कहते हैं कि सर स्किप हो गया, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ होकर नीचे पृथ्वी के अंदर तक जाती है। अब देखिए, तड़ित चालक धातु की लंबी एक मोटी पत्ती होती है। यह पत्ती सामान्य रूप से तांबे की बनी होती है, जो भवन के ऊपरी सिरे से प्रारंभ होकर नीचे पृथ्वी के अंदर तक जाती है। पृथ्वी का ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। इस त्रिशूल के सिरे निकवीले होते हैं। यह त्रिशूल भवन के सबसे ऊंचे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। पत्ती का पृथ्वी के अंदर वाला सिरा धातु की एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अब तड़ित चालक। ठीक है। तड़ित आघात से सुरक्षा के उपाय क्या है? जब भी आघात हो तो बिजली की संभावना के समय यदि आप खुले मैदान में हो तो जमीन पर लेट जाना चाहिए। तड़ित के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। मतलब जब बिजली तड़कती है आसमानों में, तब किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी जैसा गीला होता है, तो उसी पे अगर गिर गई तो जो भी उसके नीचे होगा वो मतलब उसकी मौत हो सकती है। ठीक है। तड़ित के समय किसी बड़े भवन के नीचे या पास खड़े ना हो। टीवी एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या अन्य पदार्थों को छूना नहीं चाहिए। यदि आप किसी कार इत्यादि में हो तो तड़ित के समय उसे खुले मैदान में रोककर उसके खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना चाहिए। ठीक है। ऊंचे मकानों भवनों पर तड़ित चालक लगाना चाहिए। ये इसके उपचार। ठीक है। विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक। इस तरीके से विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम तथा विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली अपनी 6 क्लास की वीडियो में। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इसमें देखिए, हमने सीखा वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, आवेशन की 3 विधियाँ होती है: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन संपर्क द्वारा। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जल, इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जल, इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शायद ये चीज़ें छूट गई, इसको भी देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है। ठीक है। 3/4 71% लगभग भाग जो है वो हमारा जल है, जिसमें 97% समुद्र जल, 2% ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ तथा 1% जो है भूमिगत झील नदी तालाब के जल हैं। तो 1% जो है वही पीने योग्य आपका पानी है। ठीक। अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक। तो जल कैसा होता है? जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य होता है, और इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने पर ये उबलने लगता है। और हिमांक मतलब इतने पर ये जमने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। ठीक है। आगे देखिए। ठीक।
अब देखिए पानी जमने से आयतन बढ़ जाता है जिससे नल या पाइप फट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कि नल या पाइप क्यों फट जाते हैं, तो ऑप्शन में यही होगा, पानी जमने से आयतन बढ़ जाता है। तो यही आपका सही होगा, पानी जमने से क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक। और जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका होता है सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। अब देखिए क्या कारण है कि ठंडे प्रदेशों में, तालाबों में, झीलों में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है शायद, यूपी यूपी पीसीएस में आ चुका है पहले। ठीक है, जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो तालाबों तथा झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगता है। ठीक है। अब देखिए बर्फ जो है वो पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है या बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान होती है। तालाब या झील की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप शून्य से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं जल की धातुओं से क्रिया। तो जल की धातुओं से क्रिया यहाँ पे हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए 2Na और 2H2O को जब मिलाया तो 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, यहाँ पे हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं ये क्या है, विलायक के रूप में जल। तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसी को देखते हैं। सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े, अब देखिए समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता था, का किया जा सकता है, तो है सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंपों की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में एकत्र करते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र का जल वातावरण में चला जाता है तथा क्यारियों में लवण नमक ही शेष रहता है। इस नमक को एकत्र करते हैं, फिर निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, समुद्र से जल, समुद्र जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। अब जल की कठोरता, जल की कठोरता कैसे होती है, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। तो अगर पूछा जाए जल की कठोरता किन के कारण होती है, तो ये आपके कारण दिए गए हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके कारण होती है। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। ठीक, अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की घुले होने के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। पहला उबाल कर, ठीक है, सिर्फ इसी को इसे देख लेते हैं। दूसरा चूना मिलाकर, ठीक है। तीसरा, अब स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता क्या होती है, जल की स्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित विधि से दूर की जाती है। अब स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है, धावन सोडा द्वारा, ठीक, आसवन द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए जल प्रदूषण के मुख्य कारक व हानिकारक प्रभाव, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़ा धोना व पशुओं को नहलाना, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। तो जल के कारण कौन कौन से रोग फैलते हैं ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कुछ और भी जाने, अब देखिए हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, गंगा जल में, गंगा जल का जो पानी है वो अशुद्ध क्यों, वो शुद्ध क्यों माना जाता है, ठीक है, इसको मतलब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि गंगा के जल में बैक्टीरिया, जीवाणु व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेस नामक वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेस, ठीक है, बैक्टीरियोफेस पाया जाता है। इसी कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है। तो ये साइंटिफिक रीजन है। अगर क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि गंगा का जल क्यों जल्दी अशुद्ध नहीं होता है, तो किस वायरस के कारण, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इसके कारण। ठीक है, प्रतिवर्ष, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अच्छा है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक, जल का संग्रहण तो आप लोग समझते हैं, कुआं खोद के ऊपर कहीं गड्ढा बना दें, उस इस तरीके से ही अपना संग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी के भाग का 3/4 भाग जल है जिसमें 97% समुद्र, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं।
जल तत्व नहीं एक यौगिक है, क्योंकि ठीक है तत्व नहीं है एक यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बनता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के घुले होने के कारण व स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। कुछ कमी हो तो प्लीज़ हमें बताइए। इसके बाद जो 7th क्लास की है बुक चल रही है, उसमें सिर्फ एक वीडियो और बची है, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज शाम तक, और उसके बाद हम लोग कल से 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे। और मेरा जो टारगेट है 5 तारीख को कंप्लीट कराना, तो वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, 5 तारीख तक करा दूंगा। उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।